आप जो है कम से कम हमारे मोटिवेशन के लिए आप जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मज़ीद ऐसे लेक्चर्स तैयार करें। थैंक यू सो मच। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्विज है, 35 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके साथ में जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर आंसर होगा। मेनली इसमें हमारे पास स्केलेटन सिस्टम और हीमोस्टासिस जो है उसके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द स्केलेटन सिस्टम, कि बेसिकली स्केलेटन सिस्टम किसी कहा जाता है। फर्स्ट, ऑल द बोन्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी के सारे बोन्स को स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। बी, ऑल द मसल्स इन द बोन्स, हमारे बॉडी के सारे मसल्स और बोन्स उसे, या हमारे पास ऑल द बॉडी आर्गन, हमारे बॉडी के सारे आर्गन, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू दोनों मौजूद हो। यहाँ पे हार्ड टिश्यूज बेसिकली हमारे पास बोन्स होते हैं। डी हमारे पास है ऑल द बोन्स इन द बॉडी इन द टिश्यू डेट कनेक्टिंग, हमारे बॉडी के सारे बोन्स और साथ में वो टिश्यूज जो इसको साथ में मिलाते हैं। तो अगर आप आंसर देखो तो आंसर हमारे पास है डी, मतलब यह है कि हमारी बॉडी के सारे बोन्स साथ में वो सारे टिश्यू, मतलब यह है कि मसल्स और ये चीज़ें जो कनेक्टिविटी बेसिकली कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। सेकंड नंबर पे हमारे पास है विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, कि बेसिकली बोन जो है वो कौन सा है जिसे दूसरा नाम कौन सा कहा जाता है जो बेसिकली प्रोटेक्शन करती है ब्रेन की। वैसे अगर आप अमूमन देखा जाए तो हमारे पास बेसिकली जो स्कल होता है वो हमारे पास प्रोटेक्शन जो है जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन की प्रोटेक्शन की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरे नाम भी उसी दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम। तो कैल्शियम खुद हमारे पास जो है बेसिकली बोन्स को स्ट्रेंथन करने का काम है। द क्रेनियम, साथ में हमारे पास है द सेरेब्रम, फिर हमारे पास है सेरेब्लम। तो अगर आप दो को देखें, सेरेब्रम और सेरेब्लम, दो को स्किप कर दे क्योंकि हमारे पास खुद ब्रेन की हिस्सा है, और एक ए हमारे पास जो है कैल्शियम जो बोन्स को स्ट्रेंथ अप करता है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे पास। तो यहाँ पे एक ही चीज़ बचता है, वो हमारे पास है बी, द क्रेनियम। क्रेनियम जो है बेसिकली क्या करती है, जो प्रोटेक्शन देती है हमारे पास ब्रेन को। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द रिब केज इज, कि हमारे जो मतलब है जो लंग्स, जो हार्ट होती है, लंग्स होती है, बेसिकली उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है एक रिब केज बना होता है। तो यहाँ पे जो केज है हमारे पास उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है। ए, प्रोटेक्ट द स्टमक, स्टमक को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना, या हमारे पास से प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच द लंग कैन अटैच, या हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स जो लंग के साथ अटैच हो। तो अगर आप यहाँ स्किप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो शुरू करें तो हमारे पास स्टमक को प्रोटेक्शन करना इसका काम नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो डायफ्राम है उसकी नीचे है। साथ में स्पाइनल कार्ड देखें तो स्पाइनल कार्ड के लिए जो हमारे पास प्रोटेक्शन बनी है वर्टेब्रल कॉलम है, या हमारे पास लंग के साथ अटैचमेंट, तो लंग के साथ जो है अटैचमेंट हमारे पास दूसरी ऑर्गन जो है बहुत सारी हो सकती है। नहीं, जो रिब केज है बेसिकली उसका काम दो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, वह हमारे पास हार्ट और लंग्स है। सी हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ नंबर आप देखें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, बोन और हमारे पास जो कार्टिलेज है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, बोन इज रबरी इन द कार्टिलेज इज फर्म, हमारे पास जो बोन्स है वो रबड़ जैसे, मतलब है उसको आप इलास्टिक होते हैं, रबड़ की जो क्वालिटीज़ है बेंड कर सकते हैं आप, और कार्टिलेज जो है वो बिल्कुल सीधी हमारे पास सख्त होते हैं। या हमारे पास जो कार्टिलेज है वो क्या है, वो रबड़ जैसे है और बोन सख्त है। यह हमारे पास है बोन इज मोस्ट प्राइवेटिव टिश्यू देन कार्टिलेज, यह हमारे पास जो बोन है उसकी जो क्वालिटी ऑफ टिश्यू है वो हमारे पास कार्टिलेज से बेहतर है। ठीक है, या हमारे पास जो डी है बोन इज इनसाइड द बॉडी, बोन्स हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं और कार्टिलेज जो है वो बाहर होते हैं। तो आप अगर देखें तो हमारे पास दो चीज़ों की क्वालिटी की बात आती है, एक बोन, एक हमारे पास कार्टिलेज। तो बोन बेसिकली होता क्या है हमारे पास, वो सख्त होता है
और मतलब यह है कि वो बेंड नहीं हो सकता, आप उसको मरोड़ नहीं सकते, आप उसको खींच नहीं सकते, और जो कार्टिलेज है उसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है। तो आप अगर देखें हमारे पास बी जो है वो सही है कि कोई कार्टिलेज रबड़ और बोन जो है फर्म सख्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ टेंडन, के टेंडन हमारे पास जब भी स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें बोन, कार्टिलेज हमारे पास, और ये टेंडन्स जो हैं और लिगामेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसको समझना। अगर यह फंक्शन की टेंडन की बात करें तो टू लिंक द बोथ बोन्स टू बोन्स, बोन्स और जो बोन्स है उसको एक दूसरे के साथ मिलाना, टू लिंक मसल टू बोन, मसल्स को बोन के साथ मिलाना, टू लिंक मसल टू लिगामेंट, लिगामेंट और मसल दोनों को मिलाना, टू बेंड द सेल इन कंपेयर्ड बोन क्लोज टुगेदर, मतलब यह है कि सेल्स को बेंड अप कर दें ताकि वो हमारे पास बोन्स के साथ नज़दीक हो जाए, क्लोज अप टुगेदर हो जाए। तो हमारे पास बोन को बोन से मिलाने की जो क्वालिटी है वो हमारे पास जॉइंट्स की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बचता है बी, कि बेसिकली हमारे पास मसल्स और बोन्स इन दोनों को मिलाने का काम हमारे पास टेंडेंस का होता है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो हमारे पास व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, के एक्सियल स्केलेटन जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्केलेटन को समझना होगा कि हमारे पास बोनी फ्रेमवर्क है जो बॉडी को सपोर्ट और शेप देती है। फिर डिवाइड किया जाता है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर में। तो एक्सियल के हमारे पास जो पार्ट्स हैं और अपेंडिकुलर को, तो अपेंडिकुलर को आप बिल्कुल आराम से जो है वो याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो बेसिकली हिस्सा होती है अपेंडिकुलर की। बाकी जो बचता है वो हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें पहले स्कल है, या दूसरा हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा हमारे पास है रिब्स एंड स्टर्नम, और डी हमारे पास है आल देबाव। तो आप अगर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को आप निकाल दे तो हमारे पास जो बचता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये सारा हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी है। अच्छा, हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, कि हमारे बॉडी में सबसे लंबी और जो हेवी, मतलब यह है कि उसकी वेट ज़्यादा होती है, वो बोन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास है फीबर, फिर हमारे पास पेबुला, फिर सीटेबिया, चौथा हमारे पास है एलियम। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे बोन की जो प्रोमिनेंट बोन है, जो लॉन्गेस्ट बोन है, वो बेसिकली हमारे पाँव में मौजूद होता है, फीमर। तो फीमर बेसिकली हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट और जो हेवीएस्ट बोन जो है वो हमारी बॉडी का मौजूद है। यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन करो, द बोन्स ऑफ लेग कंसिस्ट ऑफ द फीमर। अब बोन्स, अगर आप बोन्स की बात करें लेग की, तो हमारे पास सबसे पहले जो ताई होती है उसमें फीमर, फिर नीचे आप जाते हो लेग में तो आपको टिबिया, फेबुला मिलता है, दोनों कम्बिनेशन होती है। फिर टार्सल और मेटाटार्सल जो है आप उसकी तरफ जाते हो। तो फीमर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो ताई का हिस्सा होता है, मतलब यह है कि पेल्विक कैविटी से लेकर आपकी जो नी जॉइंट है वहाँ तक ये बोन पड़ता है हमारे पास फीमर, जो सबसे लंबा बोन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन, कि जब भी हम बात करते हैं स्कल बोन्स की, तो स्कल बोन में ऐसा एक बोन है जो क्या है, किसी भी मैन का वो क्या हो सकता है, मूवेबल का मतलब यह है कि मोबिलाइज हो सकता है, वो उसके मूवमेंट कर सकता है, मोशन में आ सकता है। सबसे पहले इथमॉइड बोन है, फिर मैंडिबल बोन है, फिर हमारे पास है नेजल बोन, और साथ में जो लेक्रमल बोन है। हम जब जो अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन को हम फिर जब डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास स्कल खासकर जो है वो, और जब हेड की बात करते हैं तो हमारे पास स्कल बोन्स और जो फेशियल बोन्स है वो आते हैं। तो फेशियल बोन में हमारे पास इथमॉइड हो गई, फिर हमारे पास मैंडिबल्स हो गए, जो जॉज है हमारे पास, नेजल बोन है, वो बोन जो बेसिकली नोज़ को जो है वो सपोर्ट देता है, और लेक्रिमल बोन्स बिलो द आइज जो है वो क्या करते हैं वो। तो मैंडिबल बोन हमारे पास वो बोन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब ये जब भी खाना खाते हैं तो जॉज के साथ इसकी मूवमेंट होती है। फिर 9th नंबर पे है नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी में सबसे जो पतला है, जिसकी हमारे पास जो डेंसिटी है, जो खासकर वेट है वो कम है,
तो वो कौन सा है? फिर पहला हमारे पास है स्टेप्स, दूसरा मेलियस, थर्ड हमारे पास है एनकस, चौथा हमारे पास है फेबुला। अब यहाँ पे जो स्मॉल बोन की बात नहीं हो रही, स्मॉल बोन की बात होती तो स्टेप्स हमारे पास जो है क्या है? स्मॉल बोन है, लेकिन यहाँ पे टेनियस बोन की बात होती है कि बोन होगा लेकिन पतला बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फीमर में नी जॉइंट के नीचे जब हमारे पास जब आप जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशन है, जिस तरह हमने इस पहले एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि हमारे पास स्टेबिया और फेबुला जो है दोनों की कम्बिनेशन होती है बिलो द नी जॉइंट से लेकर एंकल जॉइंट तक। तो यहाँ पे फेबुला होता है। फेबुला बेसिकली आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो कि इसके बेसिकली जो हमारे पास वेट है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा कम है। आप फेबुला को जिस तरह आप देखते हो तो ये बॉडी में जब भी आप बात करते हैं 10 ईयर्स बोन की, तो हमारी फेबुला जो है सबसे थिन बोन है, पतला बोन है बॉडी के। फिर साथ में जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, नेम द मसल डेट एक्ट इन द अपोजिशन टू ईच अदर। मतलब ये है वो मसल जो दूसरी मसल के साथ अपोजिट में काम करते हैं। अपोजिट का मतलब ये होता है कि एक मसल आगे जाएगा तो ये पीछे जाता है। ऐसे मसल्स को क्या कहा जाता है? जो अपोजिशन का किरदार, जिस तरह हुकूमत में अपोजिशन होती है। पहला कार्डिक मसल्स, दूसरा स्केलेटल मसल, थर्ड हमारे पास एंटागोनिस्ट मसल, चौथा हमारे पास है स्टेबिडियस मसल्स। स्टेपिडियस मसल जो है ये बेसिकली हमारे पास, और स्केलेटल मसल की बात करें, कार्डिक मसल की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास जो ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके साथ काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक बोन है, मसल है एंटागोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट वो जो आपके साथ काम करता है। एंटागोनिस्ट जिस तरह पोजीशन का नाम बिल्कुल, एंटा का मतलब ये एंटी, ये आपकी जो अगेंस्ट मसल्स, वो मसल जो दूसरी मसल के अगेंस्ट काम करते हैं उसे एंटागोनिस्ट मसल कहा जाता है। फिर हमारे पास 11th नंबर क्वेश्चन है। 11 में हमारे पास है नेम द स्मॉलेस्ट मसल, कि सबसे स्मॉलेस्ट मसल जो है बॉडी में कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है गटर मैक्सिमस, दूसरा हमारे पास एंटागोनिस्ट, तीसरा हमारे पास स्टेपिडियस और नन ऑफ द अबव। तो जिस तरह हमारे पास स्मॉल बोन की बात आती है तो बोन्स के साथ हम कहते हैं कि कम्बिनेशन में हमारे पास मसल्स भी काम करते हैं ताकि स्केलेटन सिस्टम पूरी तरीके से काम कर सके। तो स्टेपिडियस बेसिकली वो मसल होता है जो स्टेप्स जो होती है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी उसको सपोर्ट देती है। तो यहाँ पे स्टेपिडियस स्मॉल मसल है। आप तस्वीर में नीचे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टेपिडियस है वो बेसिकली क्या करता है? ये स्टेप्स आप देख रहे हो, स्टेप्स को जो सपोर्ट करने, मूवमेंट्स में सपोर्ट करने का काम करते हैं वो स्टेपिडियस करता है। स्टेपिडियस मसल वो मसल है जो स्टेप्स के साथ कम्बिनेशन में काम करते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 1 mm लेंथ है। इसी वजह से इसको बॉडी में सबसे छोटा मसल कंसिडर किया जाता है। 12th नंबर पे हमारे पास है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच फिगमेंट स्केलेटल मसल आर कैटेगराइज इनटू रेड एंड व्हाइट मसल। जब भी आप कोई तस्वीर देखते हैं मसल्स की तो मसल्स कुछ हमारे पास वाइट नज़र आते हैं, कुछ हमारे पास रेड आते हैं। मतलब यह है कि इसमें फिगमेंटेशन है, इसी वजह से इन दोनों को अलग-अलग कैटेगराइज किया। एक को जो रेड्स है वो नाम दी गई है, एक को वाइट। तो बेसिकली ये किस चीज़, कौन से फिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे हम इसको कलर में इसकी डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सार्कोप्लाज्मिक, दूसरा हमारे पास है मायोग्लोबिन, तीसरा हमारे पास है मायोसिन और चौथा हमारे पास है नन ऑफ द अबव। अब जब मायो की बात करते हैं तो मायो बेसिकली हमारे पास क्या है? मसल्स। ग्लोबिन का मतलब होता है फिगमेंटेशन, कलर। जिस तरह हमारे पास है हीमोग्लोबिन यानी ब्लड का कलर, इसी तरह हमारे पास जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन की जब भी प्रेजेंस होगी उसके बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि ये वाइट मसल्स हैं या हमारे पास रेड मसल्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जिस तरह आप एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड पिगमेंटेशन, मतलब ये जब भी रेड पिगमेंटेशन हमारे पास किसी मसल्स में होंगी उसका कलर रेड होगा, जब उसका मायोग्लोबिन उसमें नहीं होगा तो वो वाइट होगा। इसी बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब 13 नंबर पे देखें, फिंगर बोन और आल्सो नोन कि हमारे पास जो फिंगर बोन्स होते हैं उसको बेसिकली दूसरा नाम भी दिया जाता है, जिसमें हमारे पास है हेमेट बोन। हेमेट बोन एक मखसूस बोन का नाम है। ग्रेडल्स हमारे पास एक पूरी
केज का नाम है पेलेंजेसिस, और हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मेटाकार्पल। तो फिंगर बोन की जब हम बात करते हैं उसको बेसिकली दूसरा नाम जो है वो पेलेंजेसिस का नाम दिया जाता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, ऑप्शन बी, जिसका काम होता है आर्टिकुलेशन, मतलब यह है मूवमेंट्स करना। अब 2 बोन्स के दरमियान जॉइंट है, बेसिकली क्या करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करके मूवमेंट करती है, जिसमें हमारे पास क्या है, फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है स्लाइटली मूवेबल या जिसे कार्टिलेजियस जॉइंट कहा जाता है, या हमारे पास प्रीमूवेबल जिसे साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स है जॉइंट्स की बॉडी में। 15 नंबर में आप देखें तो रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ मसल्स इज नोन एज। यहाँ पे बात हो रही है मसल्स की। जब मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG, थर्ड नंबर पे बोथ A and B या नेदर A B। जहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ECG, जब भी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है उसी ECG कहते हैं। जब मसल्स की बात आती है, मायो की बात आती है, तो मायो बेसिकली मसल्स है, तो मसल की एक्टिविटी को इलेक्ट्रोमायोग्राम जिसे EMG कहा जाता है उसके ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन 16 पे हमारे पास है व्हाट वुड यू कॉल समथिंग मेड ऑफ 2 or more टिश्यू डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सेवरल फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ कम्बिनेशन है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को कब कहेंगे। मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ है एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उसका मकसद एक होता है, मतलब है सेवरल फंक्शन, परफॉर्म सेवरल फंक्शन, जो बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलके बहुत सारे काम एक साथ जब करते हैं। लेकिन टिश्यू सेल्स के कम्बिनेशन की टिश्यू कहा जाता है, लेकिन टिश्यू की कम्बिनेशन को ऑर्गन कहा जाता है। जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ एक साथ काम करके मल्टीपल फंक्शन जब अदा करते हैं उसे हम ऑर्गन कहते हैं। 17 नंबर पे हमारे पास है विच ऑर्गन सिस्टम प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल हज़ार्ड, हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन। मतलब ये हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके उसका फंक्शन एक होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं या ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। कि वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा है जिसका पहला काम होता है एनवायरनमेंट की जो ऐसे टॉक्सिक चीज़ें हैं जो बॉडी को के ऊपर असरअंदाज होती है उससे बचाना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और सेंसरी इंफॉर्मेशन ये सेंसेशन, आपको गर्मी ठंडी इस चीज़ों का एहसास देना, इसी कौन सा सिस्टम कहा जाता है? पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका काम मेटाबॉलिज्म का है। इंटीगोमेट्री सिस्टम, तीसरा हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। यूरिनरी सिस्टम काम एलिमिनेशन का है। तो इंटीगोमेट्री सिस्टम बेसिकली स्किन सिस्टम को कहा जाता है। स्किन का फंक्शन होता है एनवायरमेंटल हज़ार्ड से बचाना, बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करना और सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। 18 पे हमारे पास है द मेंटेनेंस ऑफ अ रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। कि हमारी बॉडी में जब भी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेनेंस का काम जब होता है, मतलब ये हमारी बॉडी का माहौल जितनी ऑर्गन्स का काम है, फंक्शन है, वो रेगुलेट होता है, वो मेंटेन होता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, हीमोस्टैसिस या बैलेंस, तो उसे हम हीमोस्टैसिस कहते हैं। बॉडी यानी बाहर की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरनल एनवायरनमेंट जब कांस्टेंट होता है, मेंटेन होता है, उसी सिस्टम को हम हीमोस्टैसिस कहते हैं। 19 नंबर पे हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द हीमोस्टैटिक रेगुलेटरी सिस्टम डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी में यानी जो हीमोस्टैसिस रेगुलेटरी सिस्टम है, अब हीमोस्टैसिस होता है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। मतलब यह है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस का काम करती है। तो इस मेंटेनेंस मतलब यह है कि जब भी बाहर के चेंजेस डिटेक्ट करना किसका काम है, तो हमारे पास है कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर, स्टिमुलस या इफेक्टर्स। तो रिसेप्टर जिस तरह नाम से जाहिर है रिसीवर, मतलब यह है कि ये क्या रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा एनवायरमेंटल चेंजेस।
तो ये पार्ट जो है हमारे होमोस्टासिस का, हमारे पास रिसेप्टर है जिसका काम होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को या चेंजेस को डिटेक्ट करना। फिर 20 नंबर पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोस्टासिस इज नॉट करेक्ट, कि होमोस्टासिस के बारे में इसमें कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है, गलत है। सबसे पहले हार्मोन्स फंक्शन एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ होमोस्टासिस, जो हमारे हार्मोन्स फंक्शन है बेसिकली एक्सट्रिंसिक, मतलब यह है कि इंटरनल यानी रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि ये एक्सटर्नल रेगुलेशन का हिस्सा है। या द एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑटो रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ होमोस्टासिस, या हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है मतलब यह है कि वो मैनुअल चलता है, होमोस्टासिस की रेगुलेशन को मेंटेनेंस का काम मैनुअली करता है। तीसरा, मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म होमोस्टैटिक इफेक्ट सच एज ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज मीडिएटेड मेनली बाय ऑटो रेगुलेशन, या हमारी बॉडी का जो होमोस्टैसिस इफेक्ट है ज़्यादा अरसे के लिए, जिसमें हमारे पास ग्रोथ जो है वो बच्चों की जो ग्रोथ होती है ऑटो रेगुलेशन के ज़रिए, मतलब ये है वो होता है मेंटेनेंस का। या हमारे पास डी ऑटो रेगुलेटरी रिफर्स टू द ऑटोमेटिक changes in cell, tissue, organ or system that occur with environmental variation। अब ऑटो रेगुलेशन होता है लेकिन पहले जो ऑटोमेटिक चेंजेस है वो सेल में आते हैं, सेल के बाद टिश्यूज़ में आते हैं, ऑर्गन में, या फिर हमारे पास सिस्टम में। जितना भी सराउंडिंग एनवायरमेंटल वेरिएशन या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से इन सारी चीज़ों में हमारे पास जो है वो चेंजेस आती है। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है डी, ये हमारे पास जो है होमोस्टासिस का हिस्सा है। होमोस्टासिस जो है वो हमारे पास आप लोग जिस तरह बी अब ए और सी जो है आप देखते हो, ए बी देखते हो, लेकिन यहाँ पे जब आप मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म होमोस्टासिस इफेक्ट्स सच एज ग्रोथ इन चिल्ड्रन इज मीडिएटेड मेनली बाय, जो हमारे पास ग्रोथ होती है चिल्ड्रंस का वो ऑटो रेगुलेशन के जरिए वो डिपेंड करता है हमारे पास साथ में बहुत सारे फैक्टर, जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिक हो गई, जो एरिया है वो हो गई, ख़ासकर हमारे पास जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होमोस्टासिस चेंजेस नहीं होते, जिसमें हमारे पास ग्रोथ है। ग्रोथ बेसिकली डिपेंड करता है आपकी फूड, आपकी न्यूट्रिशन, इन चीज़ों के ऊपर। तो होमोस्टासिस जो है बेसिकली हमारे पास इसके बारे में जो ये सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं है। सी 21 में आप देखें तो व्हाट इज़ द बॉडी प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टासिस रेगुलेशन, कि हमारी बॉडी में सबसे जो प्राइमरी या हमारे पास जो मेन बेसिक मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, होमोस्टासिस का, वो कौन सा है। सबसे पहले स्टिमुलस एनहांसमेंट, कि जो स्टिमुलाई मतलब यह बाहर से एक चीज़ जो है वो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती है, उसका बढ़ना। दूसरा हमारे पास है कंट्रोल सेंटर इनहिबिशन, या जो यानी जब भी आप स्टेजेस पढ़ते हैं होमोस्टासिस का उसमें कंट्रोल सेंटर है, तो कंट्रोल सेंटर का इनहिबिट होना मतलब है उसका काम मना कर देना। पॉजिटिव फीडबैक या हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। तो हमारी बॉडी में जो ऑटो रेगुलेशन ऑफ होमोस्टासिस होती है वो बेसिकली उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के ऊपर हमारी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है होमोस्टासिस का वो चलता है। तो इसमें जो ऑप्शन है डी वो सही है। फिर हमारे पास है इन अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम व्हाट इफेक्ट डज द रिस्पांस टू स्टिमुलस हैव ऑन द स्टिमुलाई इटसेल्फ, मतलब यह है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की नेगेटिव हमारे पास नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म था, लेकिन जब पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे तो मतलब यह है कौन से फैक्टर्स जो है क्या इफेक्ट करेगा स्टिमुलस को। मतलब यह है कि आपकी बॉडी टर्न जो है आप डायरेक्ट जो है वो टर्न में या हमारे पास धूप में जो है वो आग, या आपके हाथ में डायरेक्ट किसी ने जो है वो बर्फ़ दे दी, सडनली जो है वो एक स्टिमुलस आया आपको। मतलब यह है कि स्टिमुलस जो है रिस्पांस बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक में इफेक्ट्स क्या होती है। सबसे पहले डिक्रीज द स्टिमुलस, स्टिमुलस के काम को कम करती है। एग्जैगरेट्स द स्टिमुलस, या स्टिमुलस का काम बढ़ा देती है, या मे इंक्रीज और डिक्रीज द स्टिमुलस, डिपेंड अब कंडीशन के ऊपर सरकमस्टांस करता है कि डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। डज नॉट अफेक्ट द स्टिमुलस, या स्टिमुलस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यह हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली हमारे पास क्या है, ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारे पास सर्वाइवल बॉडी करती है स्ट्रेस लाइक कंडीशन में। तो इसमें जब भी स्टिमुलस जो है आएगा तो वो करेगा क्या, वो एग्जैगरेट करेगा, बहुत बढ़ाएगा स्टिमुलस के इफेक्ट को।
तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डी, एग्जैगरेट द स्टिमुलस। 23 नंबर पे है व्हाट इज द पॉजिटिव फीडबैक यूजफुल टू द ह्यूमन बॉडी। पॉजिटिव फीडबैक की बात हम करें तो हमारे बॉडी के लिए उसकी यूजफुलनेस क्या है। सबसे पहले या वाई इज पॉजिटिव फीडबैक यूजफुल टू ह्यूमन, ये पॉजिटिव फीडबैक हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इट कैन कंप्लीट अ पोटेंशियली डेंजरस और स्ट्रेसफुल प्रोसेस क्विकली। इससे क्या होता है कि जब भी ये मतलब यह है कि खुद कंप्लीट करता है कोई भी डेंजरस कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है हमारे प्रोसेस बॉडी में आता है उसको कंप्लीट जल्दी करता है। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कंट्रोल ओवर द बॉडी इंटरनल कंडीशन, या हमारे बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन उसके ऊपर ज़्यादा अरसे तक कंट्रोल रखती है। सी इट हेल्प्स टू मेंटेन अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेट पॉइंट वैल्यूज, या ये मेंटेन करता है जो नॉर्मल बॉडी वैल्यूज़ होती है जितनी भी खासकर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसको मेंटेन रखती है। इट रिस्टोर अर वेरिएबल टू हेमोस्टासिस, या ये हमारे पास वेरिएबल्स जो है जिनके बेस पे डेटा लिया जाता है उन वेरिएबल को रिस्टोर करता है हेमोस्टासिस में। तो आप इसके अगर ऑप्शन देखें तो हमारे पास है ए। मतलब यह है कि ये जब भी पॉजिटिव फीडबैक की बात आएगी तो बॉडी के लिए यूज़फुल इसी वजह से होता है कि जब भी स्ट्रेसफुल या डेंजरस कंडीशन आता है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है, कंप्लीट करने की। 24 नंबर पे है व्हाट डज डिजीज़ आर इलनेस फॉर। हमारे हीमोस्टासिस के बेस पे हम मतलब यह है कि हमारे पास जो बॉडी और जो इलनेस है, डिजीज़ है और इलनेस है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले व्हेन द बॉडी कैन नॉट मेंटेन हेमोस्टासिस फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल, जब हमारी बॉडी जो है किसी मखसूस वेरिएबल्स के लिए अपने हेमोस्टासिस मेंटेन नहीं करता, उसी डिजीज़ या इलनेस कहा जाता है। व्हेन अ रिसेप्टर रिसीव अ स्टिमुलस, या जब भी हमारे पास स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलाई जो है वो रिसीव करेगा तब, या व्हेन देयर इज़ टू मच नेगेटिव फीडबैक, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक है इसी वजह से जो है डिजीज़ या इलनेस आती हैं, या व्हेन पॉजिटिव फीडबैक ऐसा करें, या पॉजिटिव फीडबैक आ जाए तो हमारे पास क्या है, इलनेस डिजीज़। देखो डी हमारे पास कुछ हद तक देखो आप देखते हो कि पॉजिटिव फीडबैक जो है जब भी आएगा उसमें हमारे पास लेकिन बॉडी क्विकली रिस्पॉन्स करता है उसको कंप्लीट करने का। लेकिन यहाँ पे अगर ए में देखें व्हेन द बॉडी कैन नॉट मेंटेन हेमोस्टासिस फॉर अ पर्टिकुलर, जब भी हमारी बॉडी जो है हेमोस्टासिस, अब वेरिएबल हमारे पास ठंड हो सकती है, गर्मी हो सकती है, चाकू हो सकता है, उसके मुताबिक बॉडी जो है वो हेमोस्टासिस जब भी मेंटेन नहीं करेगा उसे हम डिजीज़ या इलनेस कहते हैं। ए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 25 पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉजिटिव फीडबैक इज नॉट ट्रू। यहाँ नॉट की बात हो रही कि हमारे इस सारे चारों सेंटेंस में हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक के लिए कौन सा सेंटेंस ठीक नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है लूप कैन बी ब्रोकन ओनली बाय एक्सटर्नल प्रोसेस। जो लूप चल रहा है, स्टिमुलस ने आके एक लूप बनाई है, उसको किसी एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से ख़त्म होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोसेस डेट मस्ट बी कम्प्लीटेड क्विकली, या ये बहुत क्या है ज़रूरी है हमारे पास ताकि काम जो है या हमारे पास जो ट्रैक चल रही है, लूप चल रही है, वो जल्दी ख़त्म हो जाए। इट लीड टू अ रिस्पॉन्स डेट एग्जैगरेट द स्टिमुलस, या हमारे पास इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स की वजह से क्या होती है, हमारे पास जो स्टिमुलस है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इट इज़ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टासिस रेगुलेट, या ये हमारी बॉडी की बेसिकली प्राइमरी मैकेनिज्म जो है हेमोस्टासिस रेगुलेशन का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आप खासकर डी देखते हो, ये बेसिकली हमारे पास इट इज़ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टासिस रेगुलेशन, ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक के लिए बताया गया है, या हमारी जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टासिस रेगुलेशन है वो नेगेटिव फीडबैक है। तो ये सेंटेंस हमारे पास इसके लिए ठीक नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसका। 26 में आप देखिए हेमोस्टासिस रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज द एग्जाम्पल ऑफ हेमोस्टासिस रेगुलेशन ऑफ बॉडी। अब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिजीज़ का, पॉजिटिव फीडबैक का, शियोटिक इंफॉर्मेशन लूप का, या हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का। तो बॉडी क्या कर रही है, हेमोस्टासिस कर रही है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। 27 पे आप देखें तो हमारे पास आफ्टर यू ईट अ शुगर, आपने शुगर खाया, डोनट्स एंड ड्रिंकिंग ए सॉफ्ट ड्रिंक, डोनट्स खाए और सॉफ्ट ड्रिंक पिया, योर ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज अबव अ नॉर्मल।
आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। हाउ वुड नेगेटिव फीडबैक अफेक्ट दिस वेरिएबल? अब नेगेटिव फीडबैक जो है, जो नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है, वो इस वेरिएबल्स को किस तरह अफेक्ट किया? क्योंकि शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका है। पहले ब्लड शुगर लेवल वुड रिटर्न टू नॉर्मल रेंज। ब्लड शुगर लेवल जब हमने कुछ खाया तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हीमोस्टेसिस के जरिए वापस आएगा। बी हमारे पास है ब्लड ग्लूकोज लेवल वुड राइज इवन फर्दर, या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है मुसलसल और बढ़ेगा। या हमारे पास है ब्लड ग्लूकोज लेवल वुड फॉल बिलो व्हाट इज कंसिडर अ नॉर्मल, या हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। मतलब यह है कि हम जितना नॉर्मल कंसिडर करते हैं उससे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो आप अगर पहले वाले को देखो, जब भी हम कुछ खाते हैं हमारे बॉडी की जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाए, जिसे बेसिकली होमोस्टेसिस कहा जाता है। तो ए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 28 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टल टू द एल्बो। अब एल्बो जॉइंट है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं। इसकी जो डिस्टल एरिया, मतलब यह एक हमारे पास होती है प्रॉक्सिमल जो नज़दीक, डिस्टल डिस्टेंस से निकला है दूर से। लेकिन इसी ट्रैक की बात हो रही है कि एल्बो जॉइंट में हमारे पास डिस्टेंस पे कौन है, दूर कौन है इससे, एल्बो जॉइंट से। तो नी हमारी उसका जो ट्रैक है बिल्कुल तब्दील है, वो पाओ, या हमारे पास जो नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट हमारे पास फीमर, उस ट्रैक में आ रही है। रेस्ट, फिर हमारे पास है शोल्डर, फिर हमारे पास है टोज, फिर हमारे पास पाओ की तरफ जाती है। शोल्डर हमारे क्या है, ये जो मतलब यह है कि डिस्टल की बात कर रही है तो दूर, एल्बो से दूर, यानी वो उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एल्बो से हार्ट की जानिब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास अगर रेस्ट को देखो तो रेस्ट हमारे पास क्या, यानी एल्बो से डिस्टेंस भी है, और इसका डिस्टेंस जो है वो हार्ट से एल्बो के बजाय बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर एक ट्रैक में है दोनों, यानी एक ही हाथ में है। इसी वजह से, और शोल्डर जो है ये हमारे पास एल्बो से ज़्यादा जो है वो प्रॉक्सिमल है हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, रेस्ट जॉइंट। फिर नेक्स्ट 28 है, द आर्म आर डैश टू द स्टर्नम। अब स्टर्नम हमारे पास क्या है, एक मिड लाइन है हमारे चेस्ट का। अब जो आर्म्स है, हाथ जो है, ये बेसिकली क्या है, कौन से साइड पे है हमारे पास, स्टर्नम के। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल, दूसरा हमारे पास है मेडियल, तीसरा हमारे पास है डिस्टल, चौथा हमारे पास है लेटरल। अब प्रॉक्सिमल देखो नज़दीक, मेडियल देखो मिड लाइन पे है, तो मिड लाइन पे स्टर्नम खुद है। डिस्टल आपकी जो है न प्रॉक्सिमल, मतलब यह है कि न दोनों एक ट्रैक में नहीं है, जिसमें न आप प्रॉक्सिमल इसको कंसिडर कर सकते हो न डिस्टल कंसिडर कर सकते। अगर ये हाथ में होती या पाँव में होती, दोनों एक ट्रैक में होते, तो उसके लिए आप प्रॉक्सिमल और डिस्टल का वर्ड यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेटरल है। लेटरल कंडीशन में हमारे पास स्टर्नम जो है वो यानी आर्म्स की तरफ जो है वो, स्टर्नम से आर्म्स की तरफ जो है वो क्या है, वो लेटरल है। खासकर जो है ये नीचे की तरफ जो है हमारे पास जाती है। जब भी हमारे पास दोनों एक ट्रैक में होते हैं उसके लिए हम डिस्टल और प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो मीडियल है, मीडियम में हमारे पास कौन खुद है, ये खुद है स्टर्नम, तो इसी वजह से बचता है वो लेटरल वर्ड है। 30 में हमारे पास है क्या कि अ वर्टिकल प्लेन डिड डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन इज कॉल्ड। हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। एक बात होती है हॉरिजॉन्टल की, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन जो बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड पे डिवाइड करती है। मतलब उस एरिया पे आप डिसीजन लेते हो कि ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। वो कोरोनल सूचर है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है, ट्रांसवर्स है, या हमारे पास सजिटल लाइन है। तो सजिटल लाइन हमारे पास वो लाइन है हेड में जो इसमें के ऊपर आप क्या करते हो, दोनों एरियाज को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो इक्वल हिस्से में, डी ऑप्शन। 31 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन थोरेसिक बॉडी कैविटी। थोरेसिक बॉडी कैविटी हमारे पास वो कैविटी है जो डायफ्राम से ऊपर और नेक से जो है नीचे होती है। लीवर है उसमें, स्टमक है हमारे पास, रेक्टम, हार्ट।
तो लीवर और स्टमक को आप देखो, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में है, रेक्टम हमारे पास पेल्विक कैविटी में है, और हार्ट जो है वो एक ही हमारे पास बचता है थोरेसिक कैविटी में। फिर हमारे पास 32 हो गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द मीडिएस्ट्रियम। मीडिएस्ट्रियम हमारे पास उसमें कौन सा मौजूद नहीं है, नॉट फाउंड है। तो पहला ओसोफेगस, दूसरा हार्ट, तीसरा ट्रेकिया, चौथा हमारे पास है लीवर। तो ओसोफेगस ट्रैक जो है ये भी हमारे पास थोरेसिक कैविटी मतलब यह मीडिएस्ट्रियम से गुजरता है। हार्ट जो है वो खुद हमारे पास लंग के साथ मौजूद है, और ट्रेकिया हमारे पास वो पोर्शन है जो मीडिएस्ट्रियम में मौजूद है। तो लीवर हमारे पास वो आर्गन है यहाँ पे जो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो नॉट फाउंड जो मौजूद है, नहीं मौजूद मीडिएस्ट्रियम में, वो हमारे पास है लीवर, क्योंकि लीवर एब्डोमिनल कैविटी में है। 33 पे आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इसमें कौन सा ऑर्गन जो है वो एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी में मौजूद नहीं है। तो स्टमक हो गई, पेंक्रियास, लंग्स, लीवर। स्टमक, पेंक्रियास, लीवर को आप देखिए ये हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। जो नहीं मौजूद है वो लंग्स में है, क्योंकि वो मीडिएस्ट्रियम या थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास 34 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द फ्लूरल कैविटी। फ्लूरल कैविटी में हमारे पास कौन सा ऑर्गन मौजूद है। तो पेंक्रियास, लंग्स, लीवर, स्टमक। तो पेंक्रियास को आप देखें, लीवर को देखें, स्टमक को, ये सारे हमारे तीनों हमारे पास मौजूद हैं एब्डोमिनल कैविटी में, और एक यहाँ पे जो लंग्स है वो कहाँ है, वो प्लूरल कैविटी में मौजूद है। फ्लूरल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, मीडिएस्ट्रियम कैविटी, ये सारे हमारे पास थोरेसिक कैविटी के नाम से। लंग्स ऑप्शन हो गई। 35 और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। हमारे इनमें से वो कौन सा लेयर है जो बेसिकली एब्डोमिन और पेल्विक के इर्द गिर्द है, यानी एब्डोमिन और पेल्विक का मेम्ब्रेन इसमें कौन सा है। पहला आप देखें मेनिंजिस, दूसरा पेरिकार्डियम, थर्ड पेरिटोनियम, चौथा हमारे पास है फ्लोरा। तो आप सबसे पहले जो हमारे पास है मेनिंजिस बेसिकली मेम्ब्रेन है ब्रेन की। पेरिकार्डियम हमारे पास लेयर है हार्ट की, कार्डियम जिस तरह नाम आया। फिर फ्लोरा हमारे पास क्या है, जो वो लाइनिंग जो बेसिकली हमारे पास थोरेसिक कैविटी का है। तो सी बचता है पेरिकार्डियम, वो लेयर जो एब्डोमिनल और फ्लोरल कैविटी का है, उसे पेरिटोनियम लेयर कहा जाता है। तो ये हमारे पास 35 MCQs थे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।